हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल पढ़े थे। न्यूमेरिकल कहाँ पे बेस्ड थे? पहला तो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, Q इक्वल टू NE पे पढ़े थे। फिर हमने कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कूलाम के सदिश रूप पर। फिर हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों पर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। फिर हम आज के अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है और आपको दो आवेश दिए हैं Q1 और Q2। Q1 का मान दिया है 2 माइक्रोकुलाम और Q2 का मान दिया है -5 माइक्रोकुलाम। और Q1 की आपको स्थिति दी है और Q2 की स्थिति दी है। स्थिति मतलब x1 y1 x2 y2। जरूरी नहीं कि ऐसे लाइन में पढ़े हैं, आप कोऑर्डिनेट जानते हो ना बेटा, x y -x -y, ऐसे इनकी पोजीशन दी गई है। अब आपसे पूछा है कि Q2 पर Q1 के द्वारा कितना बल लगेगा ज्ञात कीजिए। Q2 पर Q1 के द्वारा, ठीक है, तो लिखिए सॉल्यूशन में Q2 पर Q1 के द्वारा, तो हम जानते क्या हो जाता है F21। ठीक है, जब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो क्या आता है, देखो कि Q1 Q2 अपोन में क्या आता है, आपको 2 पर 1 के द्वारा गया बल ज्ञात करना है। तो देखिए 2 पर जाना है 1 से, तो 2 पर जाना है 1 से, तो आपको 1 से 2 की तरफ जाना पड़ेगा। जब अपन 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो कौन सा काम में लिया जाता है, R12 वेक्टर विस्थापन सदिश काम में लिया जाता है। तो R12 वेक्टर के परिमाण का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चाहे आप मोड लगाओ या R12 का होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। और साथ में गुणा किससे हो जाएगा, R12 कैप से। ये क्या दिखाता है, परिमाण, और ये क्या दिखाता है, दिशा। ठीक है, अब आगे इसको आगे लिखते हैं। तो हम एक चीज़ हमने एक और देखी थी, आपने देखा होगा कि F21 वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो कि Q1 Q2 अपोन में, इसको क्या लिख सकते हैं, R12 का क्यूब, और इसको बना सकते हैं R12 वेक्टर बना सकते हैं क्या, क्योंकि R कैप इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर अपोन में मोड R। पढ़ा है आपने। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, R12 वेक्टर क्या होता था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R21 वेक्टर क्या होता था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, चलें आगे। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। देखो K की वैल्यू 9 गुणा 10⁹, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो कितना होता है, 10 की घात -6 कुलाम। कुलाम है इसलिए मैं यूनिट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो ऐसा ही मैं सारी। ये कितनी हो गई, 5 माइक्रोकुलाम। अब एक चीज़ यहाँ पे बेटा ध्यान रखना कि सर आप कहोगे कि ये सर -5 क्यों नहीं लिखा है आपने। जब भी कुलाम के नियम पे क्वेश्चन करो तब आपको चिन्ह को नहीं देखना है, Q1 और Q2 का क्या देखना है, परिमाण देखना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ना कि उनकी दिशा देखी जाती है। दिशा कौन दिखाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, इन पे लगने वाला चिन्ह, यहाँ चिन्ह नहीं लिखा जाएगा, ये परिमाण ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे नीचे R12 का क्यूब, पहले R12 निकालो। R12 निकालना कैसे, ये देखो यहाँ पर R12 की वैल्यू क्या होती है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर है क्या सर, देखो R2 वेक्टर ये चीज़ पड़ी, R2 वेक्टर ये -2 मीटर और 4 मीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, -2I कैप प्लस 4J कैप। पता है बेटा, x वाला I कैप, y वाला J कैप, z वाला K कैप।
तो ये x1 y1, तो ये i कैप और ये j कैप r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r1 क्या हो जाएगा 2i प्लस 1j, 2i प्लस 1j। जब इसको सोल्व करेंगे देखो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -2i और -2i कितने हो जाएंगे, -4i कैप प्लस 4j प्लस का 3j कैप। ये वापस लिख दो ब्लैंक मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, R12 की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ गए आप क्या? ठीक है, आगे चलें। चलो अब देखिए, अब आपको R12 वेक्टर थोड़ी लिखना है, नीचे R12 वेक्टर के परिमाण का क्यूब लेना है। तो आप यहाँ पे देखो, नीचे आपको निकालना है R12 वेक्टर का परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं? परिमाण निकालते हैं देखो, ऐसे फॉर्मूला ये होता है x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, यहाँ z तो है नहीं, क्या है हमारे पास x और y दो ही है, तो पुट कर दो। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर तो भी 16 ही होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा 25। 25 का वापस अंडर रूट लोगे, कितना आएगा आपके पास 5 मीटर क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। अब 5 मीटर का आपको क्या करना है, क्यूब करना है, तो क्यूब कितना हो जाएगा 125। ठीक है, मल्टीप्लाई R12 वेक्टर, सीधी वैल्यू पुट कर दो, -4i प्लस 3j, ये आपके आंसर आ गया। इसको सोल्व कर लीजिए, फिर डाटा अपना आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन किस पे बेस्ड, वेक्टर लॉ पे बेस्ड। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बिंदु ABCD पर समान आवेश स्थित है। एक लाइन आपके कौन सी है, ये x एक्सिस है। ठीक है, और x बराबर 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज पड़ा है उस पर अन्य चार्ज के कारण टोटल कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताना है। तो लिख लीजिए, सेम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन पॉइंट ABCD, देन फाइंड नेट फोर्स बाय अदर चार्ज ऑन x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे चार्ज है, उस पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो आइए कैसे करते हैं, देखो इन चारों पॉइंट पे कैसा चार्ज है, समान चार्ज है, इक्वल चार्ज है। इक्वल चार्ज मतलब उनका नेचर कैसा है, सेम है, सेम नेचर का चार्ज है। तो अपन मान लेते हैं क्या, प्लस Q मान लेते हैं सब पे। ये लो सॉल्यूशन में देखो, अब आपको इस B पे जो चार्ज पड़ा है इस पे आपको नेट फोर्स फाइंड करना है बाकी सब चार्ज के कारण। ठीक है, चलो पता करते हैं। अब देखिए B पर A किस तरफ फोर्स लगाएगा, मान लो ये देखो, अपन मान लेते हैं कि ये B पड़ा है। ठीक है, अब देखो B पर A किस तरफ फोर्स लगाएगा, A पे कैसा है, Q है, जैसा क्वेश्चन ने कहा है। तो B पर A इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा, बाहर की ओर धकेलेगा, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ। कौन से फोर्स की डायरेक्शन, FBA की। B पे लग रहा है किसके द्वारा, A के द्वारा। ठीक है, फिर देखते हैं कि B पर C कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, FBC। डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखो अब इस पे भी Q चार्ज है, अब ये अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ी दूर धकेलेगा। ठीक है, तो किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, FBC की डायरेक्शन। समझ रहे हो? इसी प्रकार D क्या होगा, इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, वापस FBD। समझ रहे हो? तो अब देखो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन B क्या हो जाएगा, देखो इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, प्लस x एक्सिस में है, इन दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, माइनस एक्सिस में। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो आउटपुट कर देते हैं FB वेक्टर BA वेक्टर माइनस FBC वेक्टर माइनस
बी डी वेक्टर। अब आपको करना क्या है, इन तीनों की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। अब देखो आपके वेक्टर भी हो गया और मल्टीपल चार्ज भी आ गया, दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आउटपुट करते हैं, एफ बी ए निकालो बेटा। एफ बी ए क्या आएगा, पहले तो के क्यू क्यू, ये तो सेम रहेगा सब में क्योंकि सेम ही चार्ज है सब पे, ठीक है। अब देखो एफ बी ए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे, 10 की घात -2 मीटर आ जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे माइनस का चिन्ह, एफ बी सी वापस ऊपर तो सेम आएगा, के क्यू क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, अभी भी 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, एफ बी डी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 2 और ये कितनी है, 4, टोटल कितनी हो गई, ये 4 और 2 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। दोबारा देखो भले, ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, माइनस में, के क्यू क्यू अपॉन में 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। समझ गए बात को, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि ये वाला तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, केवल ये वाला बचेगा ना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 64 गुणा 10 की घात -4। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि परिणामी बल की दिशा -x की तरफ है, ठीक है। अब ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। वहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे Q की वैल्यू चेंज कर सकता है, कह सकता है Q की 1 कूलाम है, -2 कूलाम है, +3 कूलाम है, -4 कूलाम है। तो इस पे नेट फोर्स निकालिए। तो आपको मेथड यही रहेगा बेटा, ठीक है। आपको केवल डायरेक्शन देखनी है, फिर सबको जोड़ देना है, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलें आगे, चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है आपके पास, जिसके चारों कोनों पर समान प्रकृति का आवेश पड़ा है, हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है समान प्रकृति का आवेश पड़ा है, यानी क्यू 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 और क्यू, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लगेगा उसका मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लगेगा उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ऐसा क्यों बोला उसने कि प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लगेगा उसका मान सब पे सेम आएगा बेटा। कैसे, देखो जैसे हमारे पास ये Q Q Q Q A B C O D। अब देखिए मान लो आप इस चार्ज पर, C वाले चार्ज पर सभी के कारण बल निकाल रहे हो। तो देखो C पे कौन कौन बल लगा रहा है, B और C के बीच बल लगेगा, कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। ये वाला चार्ज इसको क्या दूर धकेगा, ठीक है, दूर धकेलेगा। तो यहाँ पे ये वाला फोर्स आ जाएगा इस साइड में। कौन सा फोर्स आ जाएगा, C पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, B लगा रहा है, ठीक है, FCB वेक्टर। अब इस चार्ज पे ये D वाला किस तरफ बल लगाएगा, दूर धकेलेगा। तो ये वाला फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा नाम, CD, ठीक है। वर्ग है तो आपको पता है दूरी क्या है सबकी, भुजाओं की सेम हो जाएगी। अब ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा, ये भी क्या होगा, इसके दूर धकेलेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे, ये हो जाएगा हमारे पास FCA वेक्टर। समझ गए क्या। इस वाले चार्ज Q पर, इसको थोड़ा इधर बना दें, इस वाले चार्ज Q पर ये FCD
FCB और FCA इतने बल लग रहे हैं। अब आपको इस पे रिजल्टेंट निकालना है, तो इन बलों को क्या करोगे, जोड़ोगे। लेकिन इन सभी बलों की क्या है, दिशा क्या है, अलग अलग है, तो आप सीधा नहीं जोड़ सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, सदिश का नियम लगाना पड़ेगा। देखो आप, बट अगर आप यहाँ भी इस चार्ज पे लेते ना, यहाँ भी एक इस तरफ आता, एक यहाँ आता और एक यहाँ आता, फिर भी वैल्यू क्या आती, सेम आती। चलो अब गणना करते हैं अपन FCD की। FCD का मान क्या बता बेटा, FCD वेक्टर Q का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, A स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, D से C की तरफ, D से C की तरफ, ये मैंने डायरेक्शन लगा दी एक तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं FCB की। KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है, B से C की ओर, B से C की ओर, ठीक है। फिर बात करते हैं कौन सी, FCA की। FCA की KQ स्क्वायर अपॉन में, अब डिस्टेंस A ही लेंगे क्या, देखो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस आएगी ना, ये वाली डिस्टेंस क्या है, इस वर्ग का विकिरण डायगोनल है, तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हो आप ये वाली लेंथ निकाल सकते हो, देखो ये वाला, अगर इस ट्राइंगल को देखोगे तो आप ये वाली लेंथ निकाल सकते हो, A स्क्वायर, इसकी लेंथ आ जाएगी पाइथागोरस से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2A स्क्वायर, यानी √2A हो जाएगी इसकी लेंथ, समझ गए। तो √2A का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, A से C की ओर, A से C की ओर। इतना नोट डाउन कीजिए, आगे चले। अब देखो आपको दिख रहा है कि FCD और FCB एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखिए, चूंकि FCD व FCB विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, जो कि एक दूसरे के लंबवत है, अतः इनका परिणामी क्या हो जाएगा, उस परिणामी को अपन मान लेते हैं क्या, F डैश मान लेते हैं, F डैश मान लेते हैं। इस F डैश की वैल्यू क्या आएगी, देखो आपको परिणामी निकालना आता है, अगर नहीं आता तो ये फॉर्मूला देखिए, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, ये था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जब दो बल किसी एक पॉइंट पे लग रहे हो तो, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो देखिए यहाँ पर FCD का स्क्वायर, FCB का स्क्वायर प्लस मैं क्या करूँगा, 2FCD CB और कोस थीटा, थीटा कितना है, देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, FCD की और FCB की वैल्यू से, देखो मैग्नीट्यूड सेम है क्या, KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं ना, देखो बेटा FCD स्क्वायर प्लस FCD स्क्वायर, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि FCD का और FCB का परिमाण आपस में क्या है, समान है, यहाँ तक लिखिए। अब आगे देखिए, तो F डैश की वैल्यू क्या आ रही है, F डैश की वैल्यू आ रही है आपके पास, ये अब FCD कितना हो जाएगा, 2FCD स्क्वायर, तो बचेगा क्या, √2FCD बचेगा, बात समझ रहे हो क्या मेरी, ठीक है। और आप जानते हो FCD की वैल्यू ये रही। दोबारा देखिए बेटा, हमने क्या किया, ये दोनों बल क्या एक दूसरे के लंबवत है, तो इनका परिणामी कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से,
तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, बचेगा क्या एफ सी डी का स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर, दोनों क्या है परिमाण में समान है, तो हम एफ सी बी की जगह भी क्या लिख सकते हैं एफ सी डी लिख सकते हैं। आप चाहो तो दोनों का एफ सी बी भी बना सकते हो, ठीक है। अब आगे, अब इसकी जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी बताओ, इसकी जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी। देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे 90 डिग्री का एंगल है तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इन दोनों को मिलाने वाले बाइसेक्टर समझते हो, आधा कोण बाइसेक्टर की तरफ होगा, यानी इन दोनों का जो परिणामी होगा उसकी दिशा इस तरफ होगी, किस तरफ, जहाँ पर एफ सी ए की डायरेक्शन है, यानी एफ डैश भी इधर हो जाएगा और एफ सी ए भी इधर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बेटा, ऐसे देखो, यानी एक बल हमारे पास एफ सी डी, एक बल है एफ सी बी, इन दोनों का परिणामी कहाँ आता है, दोनों के बीच के बाइसेक्टर पर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश और एफ सी अब क्या होंगे, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए हैं, दोनों क्या हो गए हैं अब एक डायरेक्शन में हो गए हैं। तो आप परिणामी एफ आर निकाल सकते हो क्या, एफ आर क्या है, इस सी वाले चार्ज पर कुल बल का मान, ठीक है। तो एफ आर निकाल सकते हो क्या, एफ आर लिख देता हूँ, एफ आर सी बिंदु पर स्थित आवेश पर कुल बल, ठीक है। तो एफ आर देखो, वापस आप कहोगे सर एफ आर हम निकालेंगे कैसे, आप जानते हो रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कोस थीटा की जगह क्या करोगे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो आप क्या कर सकते हो, क्या बचेगा हमारे पास f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2 f1 f2, तो आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हो आप, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, ऊपर है अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या f1 प्लस f2। तो आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पर एफ आर वेक्टर, क्या लिखोगे एफ डैश प्लस एफ सी ए, ठीक है। एफ डैश की वैल्यू कितनी है √2 एफ सी डी प्लस एफ सी ए, √2 एफ सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, प्लस एफ सी ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे हो के क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर आ गया कॉमन अपॉन में a स्क्वायर, अंदर बचेगा क्या, √2 प्लस 1 अपॉन में 2। चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो आगे, ये आपके आ गया इस पे लगने वाला परिणामी बल, और डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी ए से सी की ओर, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज में दे रखा है। चलिए आगे, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन ये है, वापस आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, और वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश है, और आपसे पूछा है कि सेंटर पे जो चार्ज है Q, उस पे नेट फोर्स कितना होगा बाकी चार्ज के कारण। पहले आप खुद ट्राई कीजिए फिर सॉल्यूशन देखिए। देखिए सॉल्यूशन में ए चार्ज के कारण ओ पे देखते हैं, ए पे क्या चार्ज रखा है Q, प्लस Q है, और ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये Q चार्ज इस प्लस Q को क्या करेगा दूर धकेलेगा, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये हो गया फोर्स हमारे पास, इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा FOA हो जाएगा, O पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, A लगा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं B से, B कैपिटल Q पे क्या लगाएगा, वापस प्रतिकर्षण, इस डायरेक्शन में कुछ प्रतिकर्षण लगाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा FOB। सेम ये देखो C इस पे लगाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका FOC, और इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा FOB, सॉरी D, ठीक है। अब देखिए
ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स इस फोर्स के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड समान होगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और सेम इन दोनों का मैग्नीट्यूड समान होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखिए नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज कितना हो जाएगा, FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOB। अब देखिए चूंकि सभी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, सभी बल का जो परिमाण है वो समान है। देखिए कैसे, अगर अपन FO का निकालें, FO का देखो बेटा क्या है, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में बीच की दूरी का होल स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी है, देखिए हमारे पास ये वाली दूरी कितनी आ रही थी, हमने पढ़ा था √2a आ रही थी, इसका हाफ कर देंगे तो a अपॉन में √2 बचेगा, तो a अपॉन में √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा ये। सभी फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसा ही आएगा, आप निकाल के देख लो भलाई, FOB निकाल के देखो भलाई क्या आ रहा है, यहाँ पे K क्यू है, देखो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, बीच की दूरी का होल स्क्वायर करोगे तो दूरी तो यही है, ठीक है। तो आप कारण क्या लिखोगे, चूंकि सभी बलों का परिमाण समान है तथा FOA किसके विपरीत है, FOC के विपरीत है। इसी प्रकार लाइक दैट FOD किसके अपोजिट है, FOB के, FOB के विपरीत है। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, अतः नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लो आपके पास सॉल्यूशन। अब दूसरी बात सुनिए बेटा, अगर यहाँ पे मान लो डाटा चेंज कर दे, यहाँ पे -q कर दे और यहाँ पर भी -q कर दे, फिर देखना क्या वैल्यू आती है। ये आप खुद ट्राई करना कि यहाँ पे जब चार्ज का नेचर चेंज करे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर सारे +q रहेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा सेंटर पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर नोट डाउन कीजिए, आपके NCERT का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या कहता है, लैंग्वेज सुनना। एक कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसके तीनों कोनों पर समान आवेश स्थित है। कैसा है, समान आवेश, सेम नेचर का चार्ज स्थित है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि इसके केंद्रक पर, सेंट्रोइड पर कोई आवेश मौजूद है कैपिटल Q। इस कैपिटल Q पर परिणामी बल कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अपने सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में एक बार फिर आप डायग्राम बनाइए। मैं देखो डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ कि आप एकदम हर एक डिटेल अपन इसमें लिख सके। सही तो बनाया क्या, चलो। अब देखिए यहाँ पर ये A, B और C, यहाँ कैपिटल Q चार्ज स्थित है। अब जब A पे जो चार्ज पड़ा है Q, वो Q पर बल लगाएगा, वो कैसा लगाएगा, प्रतिकर्षण का, हम पढ़ चुके हैं। तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा तो कुछ ऐसे आएगा नीचे, ऐसा बना लो इसको, नीचे आएगा, ठीक है। इस बल का नाम क्या कहते हैं अपन, FOA। O पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, A वाला चार्ज लगा रहा है।
फिर बी वाला चार्ज ये भी प्रतिकर्षण का लगाएगा, तो इस तरह से ये जाएगा, ये क्या हो जाएगा FOB। फिर सी वाला लगाएगा तो कुछ इस तरह जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास FOC। बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए, अब इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा वो हम पढ़ चुके हैं बहुल आवेश के नियम से कि तीनों बलों को हमें क्या करना है, सदिश योग करना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो FO नेट यानी मैं R लगा रहा हूँ, ठीक है, रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा FO वेक्टर प्लस FOB वेक्टर प्लस FOC वेक्टर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इन तीनों का मान ज्ञात करना है, फिर इन तीनों की दिशा देखनी है। चलो ज्ञात करते हैं, आइए पहले निकालते हैं FOA वेक्टर। FOA वेक्टर निकालो। आपको कि सर परिमाण तो हमें पता है कि स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में डिस्टेंस का होल स्क्वायर लगाओगे। देखिए डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसमें थोड़ी मैथ यूज होगी, तो पहले आपको सुनना पड़ेगा। एक बार मैं लिख दूं क्या इसको, देखो AO का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम ही यहाँ पर देखो, यहाँ लिखते हैं FOB वेक्टर, ये क्या हो जाएगा Q कैपिटल Q अपॉन में क्या हो जाएगा OB का होल स्क्वायर, BO कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर FOC KQ अपॉन में OC का होल स्क्वायर। चलिए अब फाइंड करते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ AO या BO तथा CO की गणना। तीनों दूरी सेम होगी है बेटा, तीनों दूरी क्या होगी, सेम होगी। याद कीजिए कि ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब आपको ये दूरी निकालने के लिए थोड़ी मैथ की गणना में सुनना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं इस A से सीधा BC की भुजा पर एक लंब डाले, अगर मैं चलो यही बना दूं, A से सामने BC वाली भुजा पर लंब डाले, तो ये जो बनेगी ये पर क्या बनती है, माध्यिका या मीडियन। पढ़ा है ना आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में। और ये भी क्या बनेगी, माध्यिका, और ये भी माध्यिका, ये आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिखना कि समबाहु त्रिभुज में इन इक्वेटोरियल ट्रायंगल एवरी मीडियन कट इन 2:1 रेशियो बाय सेंट्रॉइड। हिंदी में बोल रहा हूँ कि किसी समबाहु त्रिभुज में उस समबाहु त्रिभुज का क्या, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, वो क्या करता है, मीडियन को, मीडियन से ए, इसको नाम दे दे अपन कुछ भी एक बार, ये वाली, ये सभी माध्यिकाओं को किस अनुपात में, 2:1 में विभाजित करता है। कहने का मतलब है अगर ये पूरी बेटा लेंथ है तो इसको 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये आप लाइन साइड में लिख लेना, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू निकालते हैं। देखो अगर अपन इस त्रिभुज में ये माने कि दूरी A है पूरी, और ये पूरी A थी, तो ये कितनी हो जाएगी, A/2। क्या आप ये दूरी निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं सर। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, कर्ण, आधार और लंब। आपको लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण में से ये चीज़ क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास इस भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, इसको एक बार अपन नाम देते हैं D, AD लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर क्या, A² माइनस A²/4। समझ रहे हो बेटा ये चीज़? तो ये पूरी A थी, आधी कितनी हो जाएगी, A/2, ठीक है। तो A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या आ जाएगा, लंब, और ऊपर क्या लगा है, अंडर लगा है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से आपके पास सोल्व करोगे कितनी आ जाएगी, √3 A/2। समझ रहे हो ना?
टोटल कितना आएगा 3a² / 4 आएगा। जब रूट लगाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये किसका मान आ गया, AD का मान आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, AD का मान आ गया, हमें निकालना किसका, AO का। कंसेप्ट क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस भुजा की लंबाई मान लो कितनी है, 6 मीटर है, इस माध्यिका की लंबाई 6 मीटर है, तो मुझे ये चीज़ कितनी आएगी बताओ, अगर ये 2:1 में विभाजित करती है। आपको 6 के 2 टुकड़े करने हैं, कितना, 1 2 गुना 1 1 गुना। कर सकते हैं क्या, कैसे करते हैं देखिए, ये बताता हूँ मैं। टोटल कितना है, देखो टोटल अनुपात कितना है, 3। टोटल अनुपात कितना है, 3। तो 2 कौन सा, ये ऊपर वाला, टोटल कितना है 3, किसका निकालना है, 6 का। तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 4, और बचेगा कितना पीछे 2। सेम ही यहाँ पे करना आपको। ठीक है, तो यहाँ से AO बराबर आ जाएगा, AO बराबर आ जाएगा 2/3 गुणा √3a/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, A/√3। ये किसकी लंबाई आ गई, AO की। ये किसकी लंबाई है, BO की। और ये लंबाई किसकी है, CO की। कितनी, भुजा बटा √3, भुजा बटा √3। ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, बार बार आप ये सोल्व नहीं कर पाओगे साथ साथ में। भुजा बटा √3। तो वहाँ लिख दे K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में A/√3 का होल स्क्वायर। तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, A²। सब जगह ये वैल्यू आ जाएगी। अभी मैंने केवल परिमाण लिखा है, दिशा नहीं लिखी है। ठीक है, चलो दिशा चाहो तो आप लिख सकते हो, A से O की तरफ, B से O की तरफ, C से O की तरफ। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से देखो इन दोनों बलों के मध्य का कोण कितना है, इन दोनों के बलों के मध्य का कोण कितना है बताओ। इन दोनों बलों के मध्य का कोण है बेटा 120 डिग्री, क्योंकि कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। 2 बल है, उनके मध्य का कोण कितना है, 120 डिग्री है। तो क्या आप परिणामी निकाल सकते हो, क्या आप परिणामी निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है कि रिजल्टेंट फोर्स आता है F1² F2² + 2 F1 F2 cos थीटा। वहाँ से आप इसका परिणामी निकाल सकते हो। निकालिए क्या आता है, देखिए एक बार से नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए क्या लिखेंगे, अपनी लाइन लिखेंगे कि FOB तथा FOC के मध्य 120 डिग्री का कोण है, या वेक्टर लगा लीजिए, का कोण है। अतः इनका परिणामी बल the angle between FOB and FOC is 120 degree, so the resultant force of परिणामी बल, तो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा, देखो इसको अपन किससे लिख दें, F' से लिख देते हैं। F' से लिख दिया। अब देखो वैल्यू क्या आएगी, FOB का स्क्वायर प्लस FOC का स्क्वायर प्लस 2FOB OC cos 120, ये आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड सबका सेम है। देखो मैग्नीट्यूड सबका सेम है। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है बताओ। cos 120 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 किस में चेंज हो जाएगा, cos sin 30 में। sin 30 की वैल्यू 1/2। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो -1/2। ठीक है, चलो इसको अपन ऐसा करते हैं क्या, इसको भी FOC मान ले और इसको भी FOC मान ले। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2FOC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या लिखोगे आप, 2FOC का
होल स्क्वायर 2 हो गए ना, ठीक है। और क्या हो जाएगा -1/2 किस में चल रहा है, अंडर रूट में, ये साइड में लिखना, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2FOC का होल स्क्वायर माइनस FOC का होल स्क्वायर किस में, अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ आपके पास बचेगा क्या FOC का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो F डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, F डैश की वैल्यू आ जाएगी FOC, जिसका मान कितना है KQ 3 ऊपर अपॉन में A², ठीक है। डायरेक्शन कहाँ है FOC की, डायरेक्शन यहाँ होगी इस तरफ। कैसे, मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री था, तो दिशा कहाँ जाती थी, बाइसेक्टर से, कितना 45 से, 120 है तो बाइसेक्टर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये दिशा हो जाएगी आपके F डैश की, समझ गए ना। चलो अब वापस लिखें इसको, रिजल्टेंट फोर्स ऑन O वो क्या हो जाएगा F डैश प्लस, हमने इन दोनों को किया था ना कौन सा, FOB और FC का, तो ये हो जाएगा F डैश प्लस FOA, ठीक है। अब आगे देखिए, ये दोनों बल एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में, परिमाण क्या है, समान है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो FOR की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। लाइन क्या लिखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ F डैश एंड FOA are same but the direction of these force are opposite, so they will cancel to each other, so net force on center charge will 0। समझ गए बात को, ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है, वो आपको ट्राई करना बेटा, अच्छे क्वेश्चन है, हम छोड़ के नहीं चल रहे, 1 बाय 1 सबको करेंगे, ठीक है। आज इस क्लास को अपन लंबा नहीं करेंगे, मुझे बताया हमने आज से कोई थियोरेटिकल टॉपिक नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में अपन पूरी थियोरेटिकल क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अपने NCERT के पीछे के क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्वेश्चन ये है, देखिए अब सेम ही क्वेश्चन था, इसमें ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे रख रखा है आपके 2Q, यहाँ पे रख रखा है 3Q, यहाँ पे रख रखा है -2Q, ठीक है। और आपके सेंटर पे चार्ज है कैपिटल Q, तो आपसे पूछा है कि सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। और आपको ये लेंथ दे देता हूँ वापस, लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर है, और क्या है ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।